हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आबिद मुहिउद्दीन और आप देख रहे हैं गुलबर्गा ऑनलाइन। आप सबका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में। जैसे कि कल ही गुलबर्गा ऑनलाइन पर हमने एक वीडियो पब्लिश किया था, जो एक इन्फॉर्मेशन थी, एक न्यूज़ थी, एक कांग्रेचुलेशन वीडियो था, जो कि सैयदा शाइस्ता के बारे में था। उनको जो मेडल मिले थे उसके ताल्लुक से हमने एक न्यूज़ बनाकर पब्लिश की थी गुलबर्गा ऑनलाइन पर। तो आज खुद हम जो है ना इनका पर्सनली इंटरव्यू लेने के लिए सेडम आए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उनके साथ। उनके वालिदैन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या तासुरात हैं इस कामयाबी को देखकर, उनकी बेटी की कामयाबी को देखकर वो भी क्या कहना चाहेंगे, वो भी हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं सैयदा शाइस्ता का हमारे चैनल पर वेलकम करता हूं और गुलबर्गा ऑनलाइन की टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आपने रियाजी में, जो कि इतना टफ सब्जेक्ट है, उसमें सबसे पहला मुकाम हासिल करके जो है ना 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है अभी? मेरे को तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी मच हैप्पी। ये मेरे लिए एक बहुत ही ग्रेट ऑनर के जैसा है, क्योंकि ये सिर्फ मेडल मिलना, ऐसे कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या ये गोल्ड असली का गोल्ड मेडल है। मैं ये बात बता रही हूँ कि असली से भी बढ़ के है, क्योंकि जो गोल्ड मेडल मिलना रहता है ये असली से भी बढ़ के है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू माई सेल्फ। ओके, अभी हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। मतलब बचपन से आपका कैसा नेचर था, कहाँ से आपने पढ़ा है? अगर आप ही बता दें हमारे व्यूअर्स को तो एक अच्छा इम्पैक्ट लगेगा। अभी जैसे मैं तो खुद के लिए तो मैं खुद से तो डिफाइन नहीं कर सकती। मैं दूसरे लोग जैसे कि मेरे टीचर्स हैं, अभी भी कॉल करके बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे किए वहाँ, क्योंकि मैं बहुत ही एक इनोसेंट गर्ल कैसे रहती, नॉर्मल चाइल्ड के जैसा रहा करती थी स्कूल तक। एक स्टेप बाय स्टेप मेरे अंदर क्या हो गया, एक ग्रोथ आते गया, एक इम्प्रूवमेंट होता गया। उससे ही मैं पूरा ये अचीव कर सकी। जैसे कि हमें पता चला है कि आप जो है ना 1st से लेकर 10th तक उर्दू मीडियम से हैं और ऊपर से गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि हमें पता है कैसे हाल है गवर्नमेंट स्कूल के। वहाँ पर रहकर आपने इतनी अच्छी एजुकेशन मिला और फिर 10th के बाद से आपका पूरा ये चेंज होगा, क्योंकि बेसिकली मैं भी उर्दू मीडियम से हूँ, मुझे पता है कितनी तकलीफ़ होती है उर्दू मीडियम से पढ़ के फिर एकदम से शिफ्ट हो जाना इंग्लिश के लिए। तो तब आपको क्या परेशानी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और स्पेशली जो उर्दू मीडियम में हमारे तुलबा वगैरह स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको भी ये फिक्र होती है कि आगे हमें पूरा टोटली चेंज हो जाएगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, क्या हम कैसे उसको फेस करें? तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहली बात तो हमें कौन सी भी चीज़ मुश्किल तब तक लगती जब तक हम उसको मुश्किल समझते। पहली बात मेरे दिल में आ गया था कि मैं ठान के रख ली थी कि करना है अब। वो पॉइंट से मेरे को कौन सी भी चीज़ टफ नहीं लगी। इंग्लिश में ज्वाइन करना मेरे लिए टफ नहीं था। उसके अलावा मैं उल्टा इंटरेस्ट डेवलप कर रही थी खुद में इंग्लिश सीखने के लिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि हाउ आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको सामने से कैसे फेस कर रहे हैं। इफ़ यू आर हैविंग सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स यू कैन डू एनीथिंग। बचपन से मतलब स्पेशली 10th के बाद जो है ना आपने कोई गोल सेट किया था? क्योंकि 10th के बाद ऐसा होता है कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं हम 10th के बाद, और आफ्टर PUC जो होता है लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो आपने कोई ऐसा गोल डिसाइड किया था कि मुझे यही करना है, उसी पे फोकस करके किया है, फिर आप फ्लो का चलते हुए आपने डिसाइड करते गए? पहली बात तो मैं अप टू 10th में कुछ डिसाइड नहीं करी थी कि ऐसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसे कुछ मेरे एम्स नहीं थे। 10th होने के बाद वो रिजल्ट का देख के, पेरेंट्स का फेस देखने के बाद मेरे को सिर्फ एक मेरा एम ये बन गया कि मेरे को टॉप करना है, क्योंकि मैं टॉप नहीं कर सकी थी 10th में। मेरा एम वो बन गया था कि हर एग्जाम में मेरे को टॉप करना है। उस बेसिस पे मैं चलती गई। तो सैयदा शाइस्ता के वालिदैन भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम पूछेंगे उन्हें कैसा लग रहा है। सबसे पहले उनकी माँ हैं, उनसे हम पूछेंगे। तो उनके माँ से मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब मेरे दोस्त वगैरह जो इंटरव्यू ले रहे थे सैयदा शाइस्ता का, तो उनके आसपास के जो पड़ोस के लोग थे उनको भी मैं देख रहा था, वहाँ से वो प्राउडली यहाँ पर देख रहे थे जब इंटरव्यू चल रहा था। तो ये देखकर आपको कैसा लगा, और आपकी बेटी की जो कामयाबी मिली है, आज इतना नाम रोशन हो रहा है उनकी तरफ से, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारे को बहुत खुशी हुई है, ऐसी औलाद अल्लाह ताला सबको दे। बच्ची भी बहुत मेहनत करी, हम भी साथ दिए बच्ची का। बहुत खुशी हो रही, बयान नहीं कर सकते खुशी। अल्लाह ताला हर किसी को दिखाए ऐसी, हर किसी की औलाद ऐसी बने, सब माँ बाप को ऐसी खुशी मिले। आंटी ये एक बात बताइए, आजकल का मतलब थोड़ा पहले भी था, अब थोड़ा चेंज हो रहा है वो माहौल, मगर एक माहौल ये था कि जब घर में बेटी पैदा होती है तो मतलब गम तो नहीं मनाया जाता, मगर खुशी का भी इजहार नहीं किया जाता। वही अगर बच्चा पैदा हो, बेटा पैदा हो, तो एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है। तो आपको कैसा लगा? और आपकी बेटी ने आज जो है ना इतना नाम रोशन किया है कि आसपास के लोग भी गर्व से यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बेटियां होने बल्कि लोगों का ज़रा था,
पर हमारे शौहर का साथ था, उनके साथ से हिम्मत आती थी। अब पेट में रह जब भी बहुत मेन क्या है, अल्लाह से दुआ भी करना, अपन जैसे भी जो भी दे रहा है अल्लाह ताला उसको काबिल बना, अच्छे बना। इन पेट में रह जब बहुत दुआ करती थी मैं, बेटी रही तो रही मगर औलाद के जैसा बना। लोग जो बेटियां बेटियां बोल के करते ना, वो नहीं रहना, बल्कि दुआ भी करना और बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना। अपन फ्रेंडली रहने से बच्चे हर छोटी सी छोटी चीज़ शेयर करते माँ बाप से, कुछ भी हों दे पहले हमारे को आके बोलते हो, तो हम सही गलत का उनको समझा सकते। अगर अपन बच्चों पे ज़्यादा सख्ती कर दिए तो बच्चे क्या करते, छुपाना शुरू करते कौन सी बातचीत। मेन क्या है, मैं बच्चों से फ्रेंड्स के जैसा हूँ, मजाक हंसी मजाक भी करती, डराते भी अगर वक्त आया तो। वैसे फ्रेंडली नेचर रहने से बच्चे हर छोटी से छोटी चीज़ शेयर करें। अब इनको CUK में करने का था शौक़। अब उतनी दूर नको बेटे, बहुत वहाँ का माहौल अच्छा नहीं दिखा मेरे को। वहाँ बहुत ऐसा दूर दूर है, कोई आ जा सकते नहीं। अब यहाँ बोल तो नज़दीक है अपने को, अप एंड डाउन भी कर लिए तो चलता बोल के, तो ठीक है जैसा आप बोले वैसा बोल के इन्हों भी सुने। फिर इनको यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए, पढ़े इन्हों भी। इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो सोसाइटी वाले लोग रहते, हर लोग अपना अपना पॉइंट रखते, मतलब कि वो अपनी अपनी सोच से बात करते, कि लड़के से बात करते तो देखो कि ये लड़के से बात कर रही, सो नाम जोड़ देते। सो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये लड़का लड़की ये डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। वो बात अलग है, अगर गलत कर रहे तो वो गलत पे गलत बोलना है, कि बात करने से कुछ गलत नहीं होता। क्योंकि जो पढ़ाई की फील्ड है, हमें ये यहाँ तक होता कि हमें एक लड़के के साथ बैठना भी पड़ता, उसके साथ फेस टू फेस बात भी करना पड़ता, उसके साथ खाना भी पड़ता। वो भी पॉइंट आ जाता है एजुकेशन अगर करने के बाद, क्योंकि एजुकेशन आने के बाद वो आपके अंदर एक आ जाता। सो ये बात सोसाइटी में गलत है कि लड़के के साथ बात करना, लड़के के साथ बैठना, ये सारी चीज़ें गलत। एक लिमिट है, इस्लाम में भी हमारे लिमिट है कि ये चीज़ जो गलत है वो गलत है। सो हमें भी अपने अंदर ये चीज़ मेंटेन करना चाहिए कि जो चीज़ गलत है उसको गलत उतने एक लिमिट से रखना चाहिए, ना कि उसको बढ़ावा देते हुए गलत फील्ड में लेके जाना चाहिए। मेरे पेरेंट्स भी हमें हमेशा सपोर्ट किए, सो ऐसे नहीं कि हम इवन बस में भी ऐसे रहता कि हमें बाजू भी बैठ के जाना रहता, तो कुछ लोग ऐसे गलत फहमी ला लेते आजू बाजू के जो भी नेबर्स है, अरे ये लड़की बच्चों से बात करती। सो ये फील्ड, ये जो बात होती है बहुत गलत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, पहले तो मैं यही क्वेश्चन करने वाला था जो उन्होंने डिफरेंशिएट बताया, जो एक ये किया जाता है गलत है, तो मैं शाइस्ता के साथ एक मेन क्वेश्चन ये कहना चाहूँगा। मैं किसी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक गर्ल्स के लिए टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि एज ए गर्ल एक लड़की होकर कितना टफ लगा आपको, इतना ये कामयाबी यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, और स्पेशली उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बेटियों को जो है ना पढ़ाकर घर में बिठा के रखते हैं, ये सोच करके कि माहौल ऐसा है, या फिर लड़कियों को पढ़ना नहीं है, शादी करके दूसरे के घर में जाना, ऐसी एक जहन होता है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहली बात तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है अपने बच्चे को लड़के के साथ बात करना गलत है ये मत सिखाइए, ये सिखाइए कि एक जो लिमिट क्रॉस करना है वो गलत है। आप पहले जो बच्चियां हैं या फिर बच्चे दोनों भी इक्वल ही, बच्चों को भी सिखाइए बच्चियों को भी सिखाइए कि इस्लामिक लिमिट क्या है, इस्लामिक दायरा क्या है। सो वो हद से हमें नहीं क्रॉस करना है। सो बात करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ करना ये गलत नहीं है। ये भी सीख हमारी पेरेंट्स की है, क्योंकि हम आज भी आते जाते जो भी रहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट किए हुए हैं। वही लोग बोलते हैं कि ऐसे करना कुछ गलत नहीं है। अगर हाथ लगा के बात कर रहा है तो समझ लो कि वो गलत है, गलत पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो उस बात से हमें हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हुए समझाते हुए यहाँ तक लेके आए। सो हम भी वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सो मेन बात ये है कि आप जो है इस्लामिक जो ये है ना एक लिमिट है वो समझाइए, ना कि बच्चे से बात करना वो गलत है ये मत समझाइए। उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहिए जो अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं रहे? ये उनकी जहन होता है कि शादी करके दूसरे घर में जाने वाली है बच्ची, इसको बेटों पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? सो पहली बात तो ये है कि अभी भी आज के ज़माने में भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चियों पे पूरा बिलीव नहीं कर सकते। आई एम वेरी लकी टू हैव सच काइंड ऑफ पेरेंट्स जो पूरे बच्चों पे इक्वली सपोर्ट है, इक्वली जो केयर है और इक्वली बिलीव है। सो पेरेंट्स के बिलीव से होते रहता, जो भी बच्चा है उसका फ्यूचर जो भी बनना है वो पेरेंट्स से ही होता। सो पेरेंट्स को पहला स्टेप ये करना चाहिए कि उसको पहले अपने चाइल्ड पे बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, सही बात गलत बात का डिफरेंस बताना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपनी लाइफ को सीधे एक रास्ते पे लेके चलना। सो वो मेन बात है यहाँ पे।
अभी अब हम बात करेंगे आपके एमएससी की, जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अच्छे वहाँ पर ढीले पड़ जाते हैं, उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है उसमें कामयाब होने के लिए। दूसरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, बट मैथ्स का खेल ऐसा है, नंबर्स का खेल जिसको कहते हैं, ऐसा है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत करनी पड़ती है। तो आपने एक ऐसे ही सब्जेक्ट को चूज़ किया, ना सिर्फ उसको सेलेक्ट किया बल्कि उसमें आपने कामयाबी हासिल की और गोल्ड मेडल भी हासिल किया, तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगी? सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, आपको पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। सो वही फील्ड अगर आप फोकस करेंगे तो आप जो है उसमें पूरा 100% लगा के अचीव कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप किसी के कहने से ले लिए, तो आप वहाँ पे अपना 100% नहीं दे सकते, आप अपना अचीव नहीं कर सकते। सो हमारे पेरेंट्स हमें इतना फ्रीडम दिए कि हम अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई को चूज़ करते हुए फॉलो करें। सो उस हिसाब से हम लोग यहाँ तक हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी या फिर पढ़ाई में कैसे प्रिपेयर करते थे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है सुबह मतलब 4 बजे उठ के पढ़ो, अच्छा जहन होता है, या फिर किसी का ऐसा होता है कि रात में 2-3 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं, नो डाउट ब्रिलियंट हैं, बट ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम समझो 1 महीना है तो 1 महीना पहले से वो पूरी तैयारी करते हैं, बाकी के 11 महीने जो है ना ऐसे ही गुजार देते हैं। रिजल्ट आते हैं नो डाउट, बट ऐसे भी प्रिपरेशन करते हैं। तो आपका इसमें क्या था, आप कैसे प्रिपेयर करती थी? सो पहले तो जो एमएससी की बात है, मैं फर्स्ट ईयर में भी टॉप थी, सेकेंड ईयर में भी टॉप हूँ। सो फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा 1% से जो है सेकेंड आ गई थी, D2 आ गई थी फर्स्ट ईयर में। सो फर्स्ट एंड सेकेंड सब में, क्योंकि बोल तो मेरे को जो है एक आदत सी हो गई थी ट्यूशन्स लेना, वो हर चीज़ करते हुए अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व करना। वहाँ पे जाने के बाद 1 साल तो ट्यूशन छोड़ दी थी, मैं ट्यूशन लेना छोड़ दी थी एमएससी फर्स्ट ईयर में। फिर बाद में ही वहाँ पे कुछ मेरे को ऐसा डिफरेंस नज़र आने लगा, फिर मैं क्या करी, दोबारा से अप एंड डाउन करना शुरू करें। सो ट्यूशन लेते हुए वो करना मेरे लिए एक अलग सी आदत हो गई थी। सो हार्ड वर्क नहीं बोल सकती, मेरी एक आदत बना ली थी, मैं वो पीयूसी से ही आदत बना ली थी कि ट्यूशन लेते हुए ख़ुद की पढ़ाई पे फोकस करना। मैं ऐसे नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, फोकस ज़रूरी नहीं है कि 4 बजे ही उठ के पढ़ा करो। आप जो भी आप डेली जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप अगर घर पे आके वही डे में अगर आप थोड़े लिमिट में अगर रिवाइज कर लेंगे तो इट्स इनफ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं स्पेशली स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के ताल्लुक मतलब उनके लिए करना चाहूँगा कि आजकल का माहौल बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है कि बिना ट्यूशन मतलब पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ट्यूशन लेते हैं इस कॉलेज में पढ़ने के बाद भी, स्कूल में पढ़ने के बाद भी, फिर भी उनके पेरेंट्स अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो भी उनके पेरेंट्स उन पर दबाव डालते हैं कि तू ये ट्यूशन ले, वो भी एक आध नहीं, पूरे सब्जेक्ट का ट्यूशन का दबाव उन पर डाल देते हैं। तो उस ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी, इवन मेरे पास भी बच्चे आया करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ बच्चों को, बच्चे आपको पूरे ऐसे नहीं करना चाहिए। जो आपको सब्जेक्ट्स में टफ लग रहा वो सब्जेक्ट में आप लो, क्योंकि आप अपनी पेरेंट्स का भी जो इनकम है उसको भी वेस्ट मत करो, क्योंकि आगे चल के आपको पढ़ाई में बहुत लगाना है। सो मैं हाँ, जो भी बच्चा आता है उसको वही बात बोलती हूँ मैं, जो आपको टफ लग रहा है सिर्फ उसी में ले लो, क्योंकि उसी में अगर आप थोड़ा बहुत जो भी टफ रहता है उसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देंगे तो इक्वल हो जाता। सो ये मेरा मानना है। तो मतलब डाउट मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, अगर कॉलेज में जो लेते हैं उनके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? मतलब कि वो कॉलेज में ठीक तरह से पढ़ते नहीं हैं, या फिर जानबूझकर उनका एक ये मोटिव होता है कि चलो ट्यूशन भी है, यहाँ पर लाइट ले लेंगे, ट्यूशन में पढ़ेंगे, ऐसा होता है, या फिर कॉलेज में भी जो पढ़ा जाता है वो भी इनफ है कामयाबी के लिए? मेरा मानना है कि जो कॉलेजेस में पढ़ाते वो इनफ है। अगर आप वीक है, आपका माइंडसेट उतना ये नहीं है, तो आपको ज़्यादा वर्क की ज़रूरत पड़ती है, सो आपको एडिशनल थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। सो उस टाइम पे आपको ट्यूशन प्रेफर करना चाहिए। ओके, ये जो सफ़र है आपका स्पेशली 10th से लेकर एमएससी गोल्ड मेडल हासिल करने का और सेडम से लेकर गुलबर्गे तक का जो आपने सफ़र तय किया है, आप अप एंड डाउन करती थी या हॉस्टल लाइफ थी आपकी, मुझे पता नहीं है, बट वो सफ़र आपका कैसा था? सो पहले तो पूरा बेसिकली पूरा जो सफ़र है उसमें मेरा ग्रोथ होते गया, इम्प्रूवमेंट होता गया। सो इट्स लाइक वेरी नाइस टू मी। सो स्पेशली कैंपस जो है वहाँ पे जाने के बाद मैं पूरा ऑल राउंडेड होके पूरा मेन जो लाइफ है, एक स्टूडेंट लाइफ कैसे रहना है वो पूरी तरीके से एंजॉय करी सर। अंकल से हम पूछेंगे, क्योंकि घर में लेडीज़ को उतना पता नहीं होता है जितना बर्डन आप पर होता है, क्योंकि आप पर एक जिम्मेदारी होती है कि घर में पता हो ना पता हो, स्पेशली फाइनेंशियली की अगर हम बात करेंगे, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया, आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और आखिर में जो है ना आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया, जितनी भी आपने मेहनत की थी इनके ऊपर, आज उसका फल आपको मिल रहा है, तो उस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? मेरी कमाई थोड़ी थी, फिर भी बच्चा ट्यूशन पढ़ा के अपनी पूरी ज़रूरत पूरे कर लिए जी, इसलिए हमारे बहुत खुशी हो रही है। ये हमारी ज़रूरत थी,
ज़रूरत पूरे करते हुए अपना काम कर लिए ट्यूशन पढ़ाते हुए उन्होंने। कल जब मतलब कल या परसों आपकी बेटी जब मेडल के साथ घर को आई तो आपको कैसे फील हुआ? बहुत खुशी महसूस हुई। तो तो पापा की बात ऐसी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि गरीब, ये गरीब जो वर्ड रहता है ये नहीं रहता, जो भी है कमा रहे खा रहे, ये बात है। सो पापा डेली वर्क को जाना पड़ता, पापा एक दिन भी अगर गैप करे तो सो नहीं चल सकता, सो हमें भी वो सोच समझ के चलना रहता। सो यही बात है कि जो भी ज़िंदगी है इसको समझते हुए चलो, बस इतना ही। एक इसके ताल्लुक से स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं वो अपना दिल ये करते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि वो अपने से कम वालों को नहीं देखते, अपने से जो बड़े हैं उनको देखते हैं और देखकर अपने पेरेंट्स पर जाकर ये थोप देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बाइक चाहिए, मोबाइल्स चाहिए। तो आपको इस कैसे ये करना पड़ा और उन स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगी? सो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप दूसरों से देख के सीखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ना आप अपने पीछे वालों को भी देखो, आप अपने आगे वालों को भी देखो। आप अपने पीछे वालों को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको अल्लाह ताला उन जैसा नहीं बनाया, और आगे वालों को देख के ये समझो कि आप उनसे और उनके उतना और उनसे और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, ये बात। तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आगे आपका क्या प्लान है? अभी तक तो आपने अच्छे से कामयाबी हासिल की, 4 गोल्ड मेडल आपने हासिल किए हैं, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर भी ब्राइट होगा, बट आपके क्या प्लान है इसके ताल्लुक से? सो पहली बात तो मैं अब तक यहाँ तक ये रखती आ रही थी कि पीएचडी करना है मेरे प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग में, लेकिन मेरे को कुछ लोगों के सजेशन से ये भी समझ आ रहा है कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स भी देना बहुत ज़रूरी है। सो वो देने से हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। सो मेरा मानना है अगर मेरे को कुछ अगर सपोर्ट मिल गया, सो किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी और की मदद से अगर कुछ सपोर्ट मिल गया तो मैं वो अचीव करना चाहूँगी। यूपीएससी एग्ज़ाम्स क्लियर करके हो सका तो आवाम की पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी। तो ये थे हमारे साथ सैयदा शाइस्ता, जो कि सेडम में रहकर जो है ना एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आज सेडम का ही नहीं पूरे गुलबर्गे में भी उनके चर्चे हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई के और उनके पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर रही हैं वो। तो मैं आपको लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे गरीब हो अमीर हो ये मैटर नहीं करता, आप मेहनत कितना कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो दिल से मेहनत कीजिए, आप एक फोकस करिए अपने एम पर, एक गोल को बनाइए पहले, फिर उस पर मेहनत करिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके हाथ लगेगी। और स्पेशली गर्ल्स से कहना चाहूँगा कि मैं आप एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने बैठी है, एक लेडीज़ होकर, एक लड़की होकर जो है ना ये कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही है, तो आप भी नर्वस ना हो और आगे बढ़ते हुए अपनी मेहनत को जारी रखें और कामयाबी हासिल करें। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और आखिर में जो है ना गुलबर्गा ऑनलाइन को आप लाइक करिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए गुलबर्गा ऑनलाइन। शुक्रिया।